हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और साल 1998 माउंट टुपंगाटो हिल, ऊंचाई 15,000 फीट, अर्जेंटीना के दो पर्वतारोही माउंट टुपंगाटो की चढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक मेटल का टुकड़ा मिला। आमतौर पर ऐसी जगहों में बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं होता, इंसान तो ना के बराबर होते हैं। ऐसे में इस तरह का धातु मिल जाना अपने आप में एक चौंकाने वाला दृश्य था। ठीक इसी के पास एक भारी भरकम लोहे का ढांचा मिला जिसमें लिखा था रोल्स रॉयस। दरअसल ये ढांचा एक इंजन का था, एक प्लेन के इंजन का। यहाँ पर उन्हें कुछ कपड़ों का टुकड़ा भी मिला, पर आखिर इतनी ऊंचाई पर ये मेटल के टुकड़े, इंजन का ढांचा कैसे आ गया? जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इन सब की कड़ी जुड़ी हुई है लगभग 50 साल पहले से। तो आइए जानते हैं बर्फ में दबे इस मिस्टीरियस कहानी के बारे में आज के इस वीडियो में। 2 अगस्त 1947 मोरोन एयरपोर्ट, अर्जेंटीना, ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज यानी कि BSAA का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये आवरो 691 लैंकेस्ट्रेन मॉडल का प्लेन था। इसे स्टार डस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे सैंटियागो, चिली जाना था। प्लेन में 5 क्रू मेंबर्स और 6 पैसेंजर सवार हो गए। इस प्लेन को कैप्टन कुक उड़ाने वाले थे। ये काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। इन्होंने पहले एयरफोर्स में प्लेन उड़ाया, इवन वर्ल्ड वार 2 में भी इन्होंने हिस्सा लिया। वहीं फर्स्ट ऑफिसर नॉर्मन थे। इसके अलावा प्लेन में एक रेडियो ऑपरेटर डी हैमर थे। स्टार डस्ट के इस विमान को पहले वर्ल्ड वार 2 में भी यूज किया गया था। इवन इसे बनाया ही गया था फायर करने के लिए और बॉम्ब को ड्रॉप करने के लिए। खैर, कुल 11 लोगों के साथ ये प्लेन दोपहर के 1:46 में उड़ान भरा। उड़ान के बाद सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन 8,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। इस सफर के दौरान उन्हें एंडीज के पर्वतों को पार करना था। इसके लिए उन्हें अपने एल्टीट्यूड को बढ़ाकर लगभग 20 से 25,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाना था और फिर इन पर्वतों को पार करके वापस से एल्टीट्यूड को कम करते हुए लगभग 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आना था। इसके बाद आगे उन्हें अपने डेस्टिनेशन सैंटियागो पहुंच जाना था। उन दिनों एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था और ना ही कोई GPS जैसी आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम। हालांकि रेडियो कॉल की टेक्नोलॉजी उस समय तक आ चुकी थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई थी। इसलिए रेडियो कॉल से अगर बात करनी हो तो उस दौर में इसका रेंज बहुत ही कम था। प्लेन एक बार अगर टेक ऑफ करके किसी रिमोट लोकेशन में चला जाए तो फिर रेडियो कॉल से कांटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल था। स्टार डस्ट के इस प्लेन में रेडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध थी या नहीं, इसका डेटा मुझे कहीं भी नहीं मिला। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि प्लेन में रेडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं रही होगी, और अगर होगा भी तो बात बराबर है, क्योंकि एंडीज जैसे रिमोट लोकेशन में वैसे भी रेडियो कॉल के जरिए बात करना पॉसिबल था नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन का सबसे कारगर तरीका था मोर्स कोड। मोर्स कोड को आसानी से समझाने के लिए आपको एक रिंगटोन सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, मोर्स कोड कुछ इसी तरह का शॉर्ट और लॉन्ग बीप का कॉम्बिनेशन होता है। एक छोटा और एक लंबा बीप। यहाँ पर A से लेकर Z तक सभी को एक यूनिक कोड दे दिया गया है, जैसे कि H के लिए 4 डॉट और I के लिए 2 डॉट। इट मीन्स इस तरह की अगर आवाज सुनाई दे रहा है तो समझो कि वो हाय कहने की कोशिश कर रहा है। नोकिया का वो SMS रिंगटोन भी मोर्स कोड का ही ट्यून है। अब इन आवाज को सिर्फ सुनकर वर्ड्स में कन्वर्ट कर पाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। इसलिए एक कन्वर्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ATC टावर में भी एक ऐसा ही कन्वर्टर लगा होता था जो मोर्स कोड के बीप की आवाज सुनकर उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता था। आजकल तो फोन में भी कई सारे एप्स आ चुका है जो मोर्स कोड को कन्वर्ट कर सकता है। खैर, वापस आते हैं अपनी कहानी पर। स्टार डस्ट का यह प्लेन पूरी तरह से सील्ड नहीं था, यानी कि प्लेन के अंदर कंप्रेस्ड एयर नहीं होती थी। ऐसे में डायरेक्ट बाहर की हवा में ही सारे यात्री सांस लेते थे, और जब ये प्लेन 10,000 फीट के ऊपर जाता तो हवा पतली हो जाने की वजह से यात्री सांस नहीं ले पाते। इसके लिए प्लेन में इमरजेंसी ऑक्सीजन मौजूद था। इतने सारे फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इस प्लेन को लगभग 5:45 में इसे सैंटियागो पहुंच जाना था, पर अफसोस ये प्लेन एयरपोर्ट तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। 1 घंटा, 2 घंटा, रात हो गई, पर फिर भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया।
अब ये तो कंफर्म हो चुका था कि प्लेन कहीं क्रैश हो चुका है, लेकिन कहाँ, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। अगले दिन कई खोजी दल प्लेन को खोजने के लिए निकल गए। हवाई जहाज ग्राउंड में हर जगह प्लेन की तलाश कर रहे थे, लेकिन महीने गुजर जाने के बाद भी प्लेन कहां जाके क्रैश हुआ ये किसी को भी पता नहीं चल पाया। उधर इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि प्लेन का मलबा ही नहीं मिला था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एटीसी से पूछताछ से पता चला कि इस प्लेन को 4:45 तक लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश ये हो नहीं पाया। ठीक 5 मिनट पहले यानी कि 5:40 में एक अज्ञात मैसेज का जिक्र किया गया। कंट्रोलर ने कहा कि स्टारडस्ट प्लेन से एक अज्ञात मोर्स कोड हमने रिसीव किया था, पर मुझे वो समझ में नहीं आया। उस मोर्स कोड का मतलब था सेंडेक। कंट्रोलर के अनुसार पायलट डिसेंट कहना चाह रहे थे, पर मे भी उन्होंने गलती से स्टैंडेक मैसेज सेंड कर दिया। इसलिए कंट्रोलर ने दोबारा से पूछा, लेकिन दोबारा भी पायलट ने सेम मोर्स कोड सेंड किया, जिसका अर्थ था स्टैंडेक, ना कि डिसेंट। एविएशन में स्टैंडेक का कुछ मतलब ही नहीं होता। अब उन्हें ये पता लगाना था कि आखिरी वक्त में पायलट कहना क्या चाह रहे थे। इस पर कई सारी थ्योरीज सामने आई। कुछ का कहना था कि पायलट डिसेंट कहना चाह रहे थे, वहीं कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी मानना था कि कंट्रोलर ने साउंड को ठीक से रिसीव नहीं किया होगा। लेकिन एडीसी की माने तो आवाज एकदम क्लियर थी, किसी तरह का नॉइज नहीं था और आवाज बहुत लाउड थी, इसलिए गलती की संभावना ना के बराबर थी। इवन गलती एक बार हो सकती है, बार बार नहीं। कंट्रोलर के इस बयान को मान लिया गया और अब इस बात की संभावना जताई जाने लगी कि हो सकता है प्लेन से जो ऑपरेटर मोर्स कोड सेंड कर रहा था उनसे कुछ गलती हो गई हो, या फिर वो होश में ना हो और बेहोशी की हालत में एक ही गलती वो बार बार कर रहे थे। कहना तो ये सब आसान होता है, लेकिन इन सब का कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। और प्रूफ तब तक नहीं मिलने वाला था जब तक कि प्लेन का मलबा ना मिल जाए। तब से लेकर आज तक दोस्तों इस स्टैंडेक वर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। रही बात प्लेन के मलबे की, तो साल गुजरने के साथ साथ थक हार कर प्लेन की तलाश करना बंद कर दिया गया। अब ये प्लेन एंडीज के पर्वतों में दफन हो गया 50 सालों के लिए। इन 50 सालों में जो इन्वेस्टिगेटर्स इस केस की छानबीन कर रहे थे उन सभी की मौत हो गई। जब कभी भी प्लेन किसी बर्फीले पर्वत से टकराता है तो वो एक बहुत बड़े एरिया में बर्फ को डिस्प्लेस कर देता है। नतीजा बर्फ की ऊपरी परत अनबैलेंस हो जाता है। ऐसे में होगा ये कि बर्फ खिसकने लगेगा और कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा प्लेन बर्फ में पूरी तरह से दफन हो जाएगा। इसे हिमस्खलन भी कहा जाता है। स्टार डस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्लेन बर्फ के अंदर कहीं दफन हो गया। नतीजा लाख कोशिश कर लो, अगर जीपीएस का डेटा या प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है तो उसे खोज पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। यही वजह है कि सालों के खोजबीन के बाद भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। आज 2026 में भी हमें ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ। साल बीते, वक्त बदला, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा और करीब 50 साल लग गए उन बर्फ के पिघलने में जहां प्लेन का मलबा छुपा बैठा था। सबसे पहले साल 1998 में अर्जेंटीना के 2 पर्वतारोही को मेटल का कुछ पार्ट और इंजन मिला। इसके बाद फिर से 2-4 सालों तक इसे फिर से खोजा गया, लेकिन फिर भी सिर्फ 10% मलबा ही मिल पाया। साल 2000 में प्लेन का एक टायर मिला और हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि उस टायर में अब भी हवा भरी हुई थी। इसके अलावा 5 इंसानों की कुछ हड्डियां भी मिली। इसके बाद उन हड्डियों के डीएनए टेस्टिंग की गई और उनके पूर्वजों को सौंप दिया गया। उन यात्रियों के परिवार वाले भी अब बूढ़े हो चुके थे। उस हादसे की सभी यादें अब धुंधली हो चुकी थी। प्लेन का बाकी का मलबा कहाँ है ये आज भी हमें नहीं पता। ये हादसा हमें बताती है कि जब तक कुदरत नहीं चाहेगी प्लेन का मलबा किसी को भी नहीं मिलेगा। इन्वेस्टिगेटर्स भी ये बात जानते थे। उन्हें पता था कि बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी और धीरे धीरे प्लेन का मलबा बाहर आएगा, चाहे इसके लिए 50 साल और क्यों न लग जाए। बात करें इसके हादसे की तो इसके बहुत से कारण हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि उस दिन मौसम खराब थी। प्लान के हिसाब से प्लेन को ऑलमोस्ट 20 से 25 हजार फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरना था और एंडीज के पर्वतों के साइड से होकर निकलना था। इसके बाद ही उन्हें ऊंचाई को कम करते हुए नीचे आना था। लेकिन ऐसा लगता है जैसे पायलट ने समय से पहले ही प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया। मे भी मौसम खराबी की वजह से
नतीजा ये 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रैश हो गया। क्रैश के बाद तुरंत हिमस्खलन हो गया और करीब 2 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा प्लेन बर्फ में दफन हो गया। और इस तरह से सिर्फ 2 मिनटों के अंदर ही प्लेन क्रैश के सारे सबूत मिट गए। प्लेन में सवार रेडियो ऑपरेटर ने एक ऐसा मोर्स कोड भेजा जो आज तक एक राज बना हुआ है। इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि रेडियो ऑपरेटर कुछ और कहना चाह रहे थे। मे भी प्लेन में सवार सभी लोग होश में ना हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इस प्लेन में प्रेशराइज्ड केबिन नहीं था, यानी कि 10,000 फीट से ऊपर अगर ये प्लेन जाता है तो प्लेन में सवार कोई भी इंसान सांस नहीं ले पाएगा। इसलिए प्लेन में सवार सभी लोगों के लिए इमरजेंसी ऑक्सीजन मौजूद था। सपोज स्टारडस्ट 8,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। मान लेते हैं कि एंडीज के पर्वतों को पार करने के लिए इस प्लेन को 30 मिनटों का वक्त लगने वाला था, यानी कि 30 मिनटों तक इस प्लेन को 20-25 हजार फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरना था ताकि वो पर्वत से बचते हुए निकल जाए। इन 30 मिनटों में प्लेन में सवार सभी लोगों ने इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किया होगा। मान लेते हैं ये इमरजेंसी ऑक्सीजन 40 मिनटों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। 10 मिनट एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आराम से प्लेन पर्वतों को पार करके वापस से 8,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ सकते हैं, जहां पर सांस लेने के लिए इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि उस दिन मौसम खराब था, पायलट्स को आगे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मे भी इसी वजह से पायलट्स को ये पता नहीं चल पाया होगा कि पर्वत अभी आ चुका है या फिर आने वाला है। ऐसे में अंदाजे के साथ ही उन्होंने प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाया होगा। शायद ऐसा करने में उनसे जल्दी हो गई होगी। ऐसे में ऑक्सीजन खत्म होने से पहले प्लेन को नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि स्टारडस्ट पहले से ही इमरजेंसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था, इसलिए पर्वत को पार करने से पहले ही ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। अब अगर प्लेन 15-20 हजार फीट के एल्टीट्यूड में होगा तो जाहिर सी बात है इतने पतले एयर में इंसानों के लिए सांस लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगेगा और धीरे धीरे कम सुनाई देने लगेगा। आंखों के आगे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगेगा। जब पायलट या रेडियो ऑपरेटर ने एक मोर्स कोड भेजने की कोशिश किया, मे बी वो डिसेंट कहना चाह रहे थे, लेकिन होश में ना होने की वजह से वो बार बार स्टैंडेक का मैसेज भेज रहे थे। एक ही गलती बार बार तभी हो सकती है जब मैसेज सेंड करने वाला होश में ना हो। इस प्लेन का मलबा 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पायलट ने जल्दी ही अपने एल्टीट्यूड को डाउन करना शुरू कर दिया था। शायद इसकी वजह मौसम की खराबी, लो विजिबिलिटी और इमरजेंसी ऑक्सीजन का खत्म हो जाना रहा होगा। सारे सबूतों को देखते हुए, सारे पॉइंट्स को समझते हुए मुझे यही थ्योरी सबसे एक्यूरेट लगती है। विजिबिलिटी अगर अच्छी होती दोस्तों तो शायद ही ये प्लेन किसी पर्वत से टकराता, क्योंकि इस प्लेन को बहुत यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया था। पायलट प्लेन के आगे तो क्लियरली देख सकते थे, इवन लेफ्ट राइट देखने के लिए भी ट्रांसपेरेंट मिरर का इस्तेमाल किया गया था। इवन इसमें एक उभार भी बनाया गया था ताकि आसानी से प्लेन का पुर्जा पे दिख जाए। चाहे प्लेन के विंग्स को देखना हो या टेल को देखना हो, सब कुछ इजीली देखा जा सकता था। इवन प्लेन के नीचे भी देखने का ऑप्शन था इनके पास, यहाँ तक कि प्लेन के पीछे भी देखा जा सकता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो 360 कैमरा लगा हुआ था, बस आंखें इंसानों की थी। ऐसे में भला गलती कैसे हो सकती है? इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि ये एक कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू ट्रेन थी, यानी कि एक ऐसी फ्लाइट जिसमें किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पायलट से अनजाने में गलती हो गई हो और प्लेन जाकर हिल से टकरा गया हो। आज भी हमें नहीं पता कि प्लेन का 90% मलबा कहां पर है। जानने की इच्छा तो होती है, लेकिन बर्फ में छुपे कुछ राज ही रहे तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये राज तभी खुलेगा जब बर्फ पिघलना शुरू होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और बर्फ पिघलना शुरू होने लगेगा। हम पहले ही अपनी धरती को बहुत बर्बाद कर चुके हैं, इसलिए कुछ राज ही रहे तो अच्छा है। फिलहाल वीडियो के अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप में से 90% लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।